हाँ जी, बच्चा पढ़ ली। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद अब नंबर है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अगर डायरेक्टली देखो तो माइक्रोस्कोप का ठीक उल्टा होता है। उसमें अगर मैं माइक्रोस्कोप के लेंस को इंटरचेंज कर दूं ना, छोटा वाला बड़े वाले की जगह और बड़ा वाला छोटे वाले की जगह, तो वो बन जाता है टेलीस्कोप। यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने दो लेंस बनाए और ये ऑब्जेक्टिव है जिसकी फोकल लेंथ को एफ ओ से लिखा है और ये एफ ही है आई पीस के लिए। इसमें एक चीज देखो, जो ऑब्जर्वर की आईज को ना बिल्कुल आई पीस के साथ सटा के बनाया हुआ है, बीच में कोई गैप नहीं दिया है। दूसरा, एक जो पहला वाला लेंस है ऑब्जेक्टिव, जिसका अपर्चर यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये बड़ा क्यों होगा? जैसा पहले मैंने कल वाले में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में समझाया था कि जब भी हम माइक्रोस्कोप में चीजों को देखते हैं तो पहले उस पर लाइट डालते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस पर लाइट जो आती है उसके लिए कोई भी टेंशन नहीं होती माइक्रोस्कोप में, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट के अंदर वो रखा होता है। पर टेलीस्कोप में क्या है, हमें देखना है बहुत दूर की चीजों को। 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, बहुत बहुत ज्यादा दूर देखते हैं। तो वहां पर जैसे कोई मून है या कोई स्टार है, अब उस पे तुम लाइट तो डाल नहीं सकते कि यहाँ से एक टॉर्च ली और उस पे डाला, चमकने लगा, दिखाई देने लगा, नहीं। यानी अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जो स्टार की लाइट है, उस लाइट को मुझे इस वाले कन्वर्जिंग लेंस पर कलेक्ट करना है। तो लाइट को कलेक्ट करने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं स्टार पे लाइट नहीं डाल सकता। तो ये वाला जो लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, ये बहुत बहुत बड़ा लेंस होता है। अभी एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो उसमें लिखा भी होगा कि कहाँ पे कितना बड़ा रखा है। मैं उस हिस्ट्री पे नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल तुम्हें ये समझना है कि आई पीस के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बहुत बड़ा है। और बड़ा होने का रीजन सिर्फ इतना है कि लाइट को कलेक्ट करने में स्टार वाली लाइट को हमें इस लेंस पर डालना है। और स्टार जो भी लाइट जनरेट करेगा वो हमें लेनी है, हम उस पर लाइट डाल के उसकी लाइट को नहीं बढ़ा सकते। तो ये सिंपल रीजन है कि इसका अपर्चर बड़ा क्यों है। दूसरी चीज, जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे कहीं होगा इंफिनिटी पर, क्योंकि बहुत दूर है। तो अगर इंफिनिटी से इस पर कन्वर्जिंग लेंस पर कोई भी एक रे बना लो, और मैंने कल भी समझाया था कि इसको पढ़ने के लिए रे मैं बनाऊंगा सिर्फ वो वाली जो कन्वर ऑप्टिकल सेंटर से गिराऊंगा अपना न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। बहुत बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत यहाँ नहीं है। ये लाइट आई, इनफाइनाइट से आई। अब सोचो, लाइट आ रही है इनफाइनाइट से, यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ इनफाइनाइट पर, तो ये जो भी इमेज बनेगी, मान लो वो एच बन गई, इस ये कहाँ पर बनेगी? इस लेंस के फोकस पर ही होगी, एफओ पर। क्योंकि ये तो बहुत सामान्य सी चीज है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। तो ये फोकस पे बना दिया। अगर और इसको लिखना चाहूँ तो वी ओ का वैल्यू भी लिख सकता हूँ। वी ओ का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये यू कहाँ पर होगा? ऑब्जेक्ट का इंफिनिटी पर होगा। यहाँ पर आ गई। अब मान लो तुम्हें ये सोचना होगा कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो कौन सी एडजस्टमेंट चाहता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट चाहता है, मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहता है, मैक्सिमम चाहता है, क्या कहानी है? तो इसके लिए देखो, अगर ये इमेज नंबर यहाँ पे 1 बनेगी, I1 पहली। अब अगर मान लो मैंने यहाँ हेडिंग डाल दी नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? कि आई पर लोड कम पड़े, पूरी तरह से रिलैक्स में रहे, स्ट्रेन ना पड़े। और जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसके लिए, तो अगर मैं चाहता हूँ नॉर्मल एडजस्टमेंट मिनिमम स्ट्रेन के लिए, तो फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए? इंफिनिटी पर। आई पीस के लिए फाइनल इमेज इंफिनिटी पे कब बन सकती है? जब हम इस वाले लेंस को, आई पीस को ऐसा सेट करें कि पहले लेंस से बनने वाली इमेज आई पीस की फोकल लेंथ पर बने। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इनफाइनाइट पर। और जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर। तो अब इससे क्या होगा कि ये वाली जो रे है वो ऐसे आती हुई ये आइस के पास चलेगी। लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लग रहा है कि ये कहाँ से आ रही होगी? उसको लग रहा है कि ये पीछे से कहीं ऐसे आ रही होगी। एक्चुअली में उतना डायग्राम नहीं बनाते, ये रे ऐसे आ रही है, अब ये इनफाइनाइट से कहीं पर आ रही, तो इसका वी कहाँ बना जाके? इनफाइनाइट। अब सोचो, यही हमारी वैल्यू अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको यू ई भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक तो कहानी हो गई। फिर एक बार, टेलीस्कोप में पर्पस है दूर की चीजों को देखना।
उसके लिए अपर्चर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस का बड़ा होगा और पहली वाली इमेज इसके फोकस पर बनेगी। और अगर मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ या नॉर्मल एडजस्टमेंट देखना चाहता हूँ, आई को स्ट्रेन नहीं देना चाहता हूँ, तो फाइनल इमेज को बनाऊंगा इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तभी बनेगी जब ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज आई पीस वाले लेंस के फोकस पर आ जाए। इसके बाद अपना टारगेट होता है इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना, एम की वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला फिर वही, एंगुलर जो एंगल ऑफ विजन बनाओगे विद द हेल्प ऑफ लेंस और दूसरा होगा विदाउट लेंस। अब नंबर आया इसमें थीटा का। तो ये थीटा कल मैंने बताया था, ये थीटा फाइनल इमेज के साथ देखा जाता है। मतलब यहाँ पर जो ये थीटा हमारा बनेगा ये थीटा होगा। तो इस थीटा की वैल्यू को पैरेक्सियल रेस को दिमाग पे रखते हुए टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, ये देखो हाइट इमेज की एच दिख रही है तो यहाँ लिखोगे एच और ये डिस्टेंस कितनी है एफ ई, यहाँ पे लिख दिया। एफ ई भी लिख सकते हैं और इसको एच अपॉन हम लोग यू ई भी लिख सकते हैं। ये हो गया पहला वाला रिलेशन। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब थीटा नॉट निकालने जाओगे तो थीटा नॉट पहले हम क्या करते थे, अपनी आई के पास डी डिस्टेंस पर बिना किसी हेल्प के ऑब्जेक्ट को ले आते थे तो हमारा एंगल और विजन मिल जाता था। पर इतने ताकतवर तो तुम हो नहीं कि स्टार को हाथ से पकड़ो और अपनी आंख के पास लाके देख लो, ये तो मजाक है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन ये है कि फिर मैं थीटा नॉट निकालूंगा कैसे। तो उसको निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि मान लो जो यहाँ से रे आ रही है ये ऑब्जेक्ट का कोई भी हाइट रहा होगा, अब वो कितना रहा होगा पता नहीं क्योंकि इनफाइनाइट पर उसको मेजर तो हम कर नहीं सकते, पर एक आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ से ये एंगल थीटा नॉट मान लो। मान लो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है यहीं पर आके तुम खड़े हो गए, जो तुम्हारी ये आई है वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से आगे है। वहां पर अगर तुम बिना किसी लेंस के देखोगे तो तुम्हें ये थीटा नॉट एंगल दिखाई देगा, अगर देख पाओगे। मतलब मैथमेटिकली मैं इस थीटा नॉट को यहाँ पे बना सकता हूँ क्योंकि ये लाइन एकदम सीधी है, अनडेविएटेड रे है, तो जितना एंगल लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही एंगल राइट हैंड साइड में भी होगा। तो इस लॉजिक के सहारे ये थीटा नॉट और ये थीटा नॉट इक्वल होंगे। तो यहाँ से थीटा नॉट की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, थीटा नॉट को ये देखिए डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक एफ ओ, और इसका बेस कितना होगा, हाइट तो वही आएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वी नॉट अपॉन एच, क्योंकि हाइट तो इसके लिए भी वही है और इसके लिए भी वही है। तो लॉजिकली मुझे ये पता चल गया कि थीटा नॉट का वैल्यू वी नॉट बाई एच या एफ ओ नॉट बाई एच लिखा जा सकता है। तो अभी जो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, एंगुलर मैग्निफिकेशन, थीटा की वैल्यू कितनी आई है एच अपॉन एफ ई, और थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आई है इसको ले लो तो डायरेक्ट लिख सकते हो एफ ओ अपॉन, नहीं एक सेकंड, थीटा नॉट की वैल्यू की जहाँ वी नॉट लिखा है वहां पे दोनों की वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर होगा एच, ये शायद मैंने उल्टा लिख दिया है इसको, एक क्या लिख दिया है इसमें, तो ठीक कर दो, ठीक कर लो इसको। यहाँ पे थीटा नॉट की जो वैल्यू होगी जब निकालोगे तो परपेंडिकुलर होगा एच और बेस कितना होगा एफ ओ लिखो या एच अपॉन वी ओ लिखो। अब देखिए, तो जब थीटा नॉट की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर एफ ओ आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया एफ ओ और एफ ई। अब एक चीज यहाँ पर और नोटिस करने वाली है, जो फाइनल इमेज यहाँ बनेगी, पहली चीज मैग्नीफाइड होगी, यानी जो स्टार यहाँ पे दिख रहा था देखो यहाँ से अगर निकालोगे तो ये बड़ी भी दिखेगी। दूसरी चीज ये रे मैंने जो बनाई है डॉटेड बनाई है, वर्चुअल भी होगी और साथ में इन्वर्टेड भी होगी। तो जो यहाँ पर फाइनल इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट पर आ रही है उसकी तीन क्वालिटी है। नंबर वन, मैग्नीफाइड है क्या, यस ये याद होना चाहिए। नंबर टू, क्या इन्वर्टेड है, यस इन्वर्टेड भी है। क्या ये बनने वाली इमेज वर्चुअल है, यस। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की जो डिस्कशन अभी हम लोगों ने की उसमें ये देखा जो फाइनल इमेज आई मैग्नीफाइड यानी साइज में बड़ी है, इन्वर्टेड भी है, वर्चुअल भी है, और मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला जब मैंने कोई साइन कन्वेक्शन नहीं लिया तो ये आया एफ ओ और एफ ई यहाँ से। अब इसके अगले पेज पे चलते हैं जरा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देख सकते हो, इन्वर्टेड बन रही है दोनों इमेजें, तो
अगर वैल्यूज लिखोगे वीओ, जैसे इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ वीओ लिख सकते हो और एफ ई की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ यूई लिख सकते हो। तो एक माइनस साइन यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि यूई का वैल्यू इस लेंस के लिए लेफ्ट हैंड साइड में है और फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, तब भी यहाँ पे माइनस आ सकता है। तो उस माइनस साइन का कोई और मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग सिर्फ इतना होगा कि जब फाइनल इमेज देखते हो ना तो वो उल्टी दिखाई देती है। वैसे जनरली यहाँ पर ऐसा होता है, जो एस्ट्रोनेट होते हैं ना, जो बहुत दूर की चीजें होती हैं वो स्फेरिकल होती है। अब एक गोले को मैं उल्टा देख रहा हूँ या सीधा देख रहा हूँ, ये मैं कैसे जान पाऊंगा? कोई भी सिमेट्रिकल डायग्राम है, मान लो ये बॉल है, ये कब उल्टी हो गई पता ही नहीं चलेगा, जब तक कि यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट ना दिखाई दे कि उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। तो जनरली इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट स्फेरिकल टाइप के होते हैं। अब इसमें देखो, तो एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला लास्ट में बनकर आया, वो हम लोगों का ये आ रहा था कि यहाँ पर है एफ ओ और ये है एफ ई मैग्नीट्यूड। तो मैंने माइनस हटा दिया। दूसरी चीज पहले ही बनाया गया है कि फोकल लेंथ आई पीस से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट को कलेक्ट करना है, तो मैथमेटिकली ये हमें ये भी बता रहा है कि जो इसका मैग्निफिकेशन है वो 1 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि एफओ बड़ा है, तो बात वही प्रूफ हो गई कि इमेज का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। माइनस साइन क्या बता रहा था? इन्वर्टेड है, नहीं तो लॉजिकली भी दिख रहा है। फाइनल इमेज इन्वर्टेड, वर्चुअल और मैग्नीफाइड हो गई। अच्छा, अब इसका पहला केस हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट का। मान लो मैं इसमें जाना चाहता हूँ केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 का मतलब है कि जब हम मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर की तरफ जाते हैं, तो ये बार बार वही चीज बता बता के कि जो फाइनल इमेज बनेगी आई पीस से, वो कहाँ बननी चाहिए? टी डिस्टेंस पर बननी चाहिए। तभी हमारा मैग्नीफाइंग जो पावर होगा उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब इसी लॉजिक को अगर समझना है तो एक बार फिर से डायग्राम के बेस पे देख लो। जैसे ये वाला लेंस बनाया, ये साइज में बड़ा होना चाहिए। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स होता है, ये बना दो। एक लेंस यहाँ पे बना दो, ऐसे। और वो जो इनफाइनाइट से रे आ रही थी उसको फिर आने दो। यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारी एच थी, यहाँ पर ये आई के पास पहुंचा। आई जो मैंने बनाई थी उसको बिल्कुल इसके साथ सटा के होना चाहिए। ये है, ये है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पर। ये पहली बार जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? एफओ पर बनेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। अब मैं फाइनल इमेज को एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनाना चाहता हूँ। तो अब देखना, ये लाइन में पीछे आई को ये दिखेगा, ये पीछे से आ रही है। अब यहाँ पर मान लो कि इस जगह पे तुम्हारी इमेज बन गई, ये वाली, और ये जो डिस्टेंस है फाइनल इमेज की वो डी है यहाँ पे, और ये है यू ई आई पीस के लिए। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अब मैंने जो बुक में पढ़ा उसमें ये डी जो इमेज आ रही है वो तो यहाँ पर आई थी। ऐसा कोई रूल नहीं है। ये दोनों लेंस का सेपरेशन, ये वाला, अगर ये सेपरेशन 25 सेंटीमीटर से कम है तो ये इमेज जरूरी है कि बाहर आएगी, क्योंकि ये तो 25 पे जा रही है। और मान लो इन दोनों लेंस की इन दोनों लेंसेस का सेपरेशन इस डी की वैल्यू से ज्यादा है तो इस इमेज को अंदर बना लो। अगर इन दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन डी से कम है तो ये इमेज बाहर आएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायग्राम में किधर से किधर बनाया। बस करना क्या है कि मैग्निफिकेशन को हम लोग मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। आई पर सबसे ज्यादा स्ट्रेन कब पड़ेगा? जब उसको डी डिस्टेंस पर लेकर आओगे। तो ये एक सिंपल रूल है। अब इसको करने के लिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव करोगे? तो लेंस फॉर्मूला पहले यूज कर लो, 1/b -1/u और 1/f। किसके लिए यूज कर रहे हो? आई पीस के लिए। तो जो डी डिस्टेंस है वो आई पीस से लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा। इसका इमेज कहाँ पे बना? लेफ्ट साइड में। पहले लेंस से ये वाला यू ही हो गया। आई पीस की फोकल लेंथ क्या होगी? एफ ही होगी। तो 1/u ई का वैल्यू फिर से वही आ गया, एफ ई। और ये बार बार हर एक माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में यही काम कर रहे हो। यू ई की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद जब मैग्निफिकेशन का नंबर आया तो मैग्निफिकेशन का अपना फॉर्मूला क्या था? फिर से एक बार लिखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी थीटा और थीटा नॉट। अब सोचो, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? एच
अपॉन एफ ओ और थीटा नॉट की एक मिनट फिर उल्टा लिख दिया। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी पहले आएगी एच अपॉन यू ई। क्यों? क्योंकि मैं इस थीटा को लिख रहा हूँ, ये गलती ना हो, ये वाला थीटा जो फाइनल इमेज के साथ बनेगा उसको डिवाइड किससे करोगे? इस एंगल से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था थीटा नॉट से। तो ये वाली वैल्यू यहाँ क्या लिखोगे? एच। और एच के साथ ऊपर यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा? एफ। ये वाला निकाल रहा हूँ तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। देखो ये एफ ओ लिखा हुआ है तो यहाँ पर आएगा एफ ओ, एच से एच कैंसिल कर दो तो वैल्यू आ जाती है एफ नॉट अपॉन यू ई। क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने वाली इमेज आई पीस के फोकस पर होगी ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि फोकस पे चली गई तो फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे चली जाएगी। यही रीजन है कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? यू ई। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट होता तो यहाँ एफ ई आ जाता। अब सोचो 1/f(o), 1/u(e) का वैल्यू ये लिखा हुआ है तो फिर से लिख दो एफ ई और 1/d। ये वैल्यू किसकी आई? ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली है 1/u। इसको लिखने के बाद अब देखो इसको एफ ओ, और यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूं या ना भी लूं तो भी चलेगा। इसको एक बार रिपीट करके फिर मैं फाइनल बता देता हूँ। मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला बनकर आएगा एफ ओ 1/f ई और प्लस 1/d। अब इसको सॉल्व करने में कैसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो मैं दूसरे फॉर्मेट में लिख देता हूँ। अब अपना ये रिलेशन पीछे आया। अब देखना, मान लो मैंने इसको लिखा एफ ओ और यहाँ पर एफ ई और डी को एलसीएम ले लिया तो ये बन गया डी प्लस एफ ई। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं एफ ओ और एफ ई इसको बाहर निकालो तो ये बनेगा अंदर डी अपॉन डी और एफ ई अपॉन डी। डी से डी कैंसिल। ये मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का है एफ ओ और एफ ई 1+f(e) डिवाइड बाई डी। ये आ गया एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसके लिए। ये तो अभी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जस्ट माइक्रोस्कोप का उल्टा होता है। दोनों फॉर्मूले बन गए और ये कौन सा पावर है एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए? मैक्सिमम। दूसरी चीज, इसके आगे अभी तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद एक चीज और बताऊंगा लास्ट वाला, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। वो क्या होता है कि यहाँ पर जो फाइनल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारी आंख पर जो इमेज बने वो इरेक्ट बने, यानी जैसा एस्ट्रोनट होगा वैसा ही दिखाई दे? उसकी बात बाद में करेंगे। अभी जो टेलीस्कोप है उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1। अब देखो इसका जैसे एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन 5 और साथ में लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड। तो जैसे ही जितना पढ़ते जाओ उसमें सुनते जाओ। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मुझे यहाँ लिखना होगा एफ ओ और एफ ई, जहाँ पे माइनस साइन का कोई मीनिंग नहीं होगा। माइनस साइन वैसे भी इन्वर्जन बताता है। तो ये वैल्यू दी गई है 5 और एफ ओ अपॉन एफ ई इक्वेशन 1। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा और लिख दिया। क्यों? उसमें लिखा था कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन 5। अगर ये 5 रखता है तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट को दूर दूर देखने का क्लियर बोला गया है। सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आई पीस। फिर इसने बोला है कि जो तुम्हारे दोनों लेंसेज हैं कौन कौन से, एक एफ ओ और दूसरा एफ ई। ये आगे पढ़ो। the ob- the separation between the object and eyepiece is 36 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 36 है। ये भी देखना, अभी डेरिवेशन किया तुरंत समझ आएगा। एंड द फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनी है तो जो पहली इमेज बनी होगी वो कहाँ पर होगी? एफ ओ पर। दूरी से पता चल गया। और ये वाली जो इमेज होगी वो आई पीस के लिए कहाँ पे रही होगी? एफ ई पर। एक सेकेंड, ये कहाँ पर बनी होगी? एफ ई पर। क्यों? मैंने कैसे जाना? फाइनल इमेज तभी बनेगी जब आई पीस के फोकस पर होगी। तो जैसे ये देखोगे ये फिर लेंथ ऑफ ट्यूब आ गया। आया कि नहीं? यही मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट में एफ ओ प्लस एफ ई का वैल्यू कितना दिया जा रहा है? 36।
अब ये इक्वेशन आ गया, यहाँ से देखिए रिलेशन बन रहा है कि FO का जो वैल्यू होगा वो 5 टाइम्स ऑफ FE होगा। इसने ये इशारा कर दिया, तो जहाँ पर FO लिखा है वहाँ पर लिख दो 5 FE प्लस FE इक्वल 36। ये 6 हो गए, तो FE का वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर। आ गया? जैसे ये 6 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पर आएगी, अब ये तुम्हें 6 पता चल गया, तो यहाँ से FO कितना होगा? 5 इंटू 6 यानी 30 सेंटीमीटर। देख लो, मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और आई पीस का 6 सेंटीमीटर है। उससे कितना टाइम्स ज्यादा है? 5 टाइम्स ज्यादा है। तो न्यूमेरिकल करते करते ये समझ लो कि जब ये मैग्निफिकेशन तुम्हें दिया जाए तो तुम डायरेक्ट सोच लेना कि अगर मैग्निफिकेशन 5 है तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ आई पीस से 5 टाइम्स ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर वैल्यू 50 दे दी जाती तो 50 टाइम्स होता। मतलब ये सिंपली हम लोग यहाँ से सोच सकते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते ही कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, और अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया कि पहला इमेज FO पर, दूसरा FE पर, और दोनों का सम ही सेपरेशन बिटवीन लेंसेज होना चाहिए। तो क्वेश्चन ने दे दिया था 36, तो बड़े आराम से सॉल्व हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं नंबर 2 पर। इसमें एक काम करो कि पहले इसके और भी क्वेश्चंस जो शीट में या जो भी सोर्सेज हैं उनसे सॉल्व करो, फिर जो डाउट्स आए वो पूछना। अभी और नहीं करा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी बनती नहीं है, बट इसके बाद इसमें अभी और करेंगे एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो इसके बाद इमेज को फाइनली इरेक्ट बनाने के लिए। अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू।